कई बार हमें लगता है कि हम प्रकृति को समझते हैं, पर जंगलों में आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का जाना वर्जित है। ये कहानी एक ऐसे ही सरकारी अफसर की है जिसका नाम विनय था। विनय लोक निर्माण विभाग में काम करता था और उसकी बदली हाल ही में मध्य प्रदेश के एक घने वन क्षेत्र में हुई थी। उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अंग्रेजों के जमाने के पुराने डाक बंगलों का सर्वेक्षण करे और देखे कि कौन से बंगले मरम्मत के लायक हैं और किन्हें गिरा देना चाहिए। अक्टूबर का महीना था और ठंड ने अपनी दस्तक दे दी थी। विनय अपनी पुरानी सरकारी गाड़ी में बैठकर सतपुड़ा के घने जंगलों की तरफ बढ़ रहा था। शाम ढलने वाली थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के घने पत्तों से छनकर आ रही थीं, जो अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थीं। उसका लक्ष्य था काली पहाड़ी डाक बंगला। ये बंगला मेन सड़क से लगभग 15 किलोमीटर अंदर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। विभाग के पुराने दस्तावेजों में इस बंगले का जिक्र बहुत कम था। बस इतना लिखा था कि ये 1920 में बना था और पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है। जैसे जैसे विनय की गाड़ी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, जंगल का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की चहचहाट अब बंद हो चुकी थी और सिर्फ सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आ रही थी। गाड़ी चलाने वाला, जिसका नाम मोहन था, वो भी काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसने बार बार पीछे मुड़कर विनय से कहा कि साहब, हमें वापस चलना चाहिए। सुनने में आया है कि वहां कोई नहीं रहता। लेकिन विनय एक तार्किक इंसान था। उसने इन बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि हमें आज रात वहीं रुकना होगा, क्योंकि शहर वापस जाने में बहुत समय लग जाएगा। अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था जब गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी एक पुराने लोहे के गेट पर पड़ी। गेट पर जंग लगा हुआ था और वो आधा खुला था। उसके पीछे एक विशाल इमारत खड़ी थी, जो किसी समय में शानदार रही होगी, लेकिन अब वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं और इमारत की दीवारों पर कई जगह से प्लास्टर गिर चुका था। मोहन ने गाड़ी रोकी और दोनों नीचे उतरे। जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा सदियों से रुकी हुई हो। विनय ने अपना सामान निकाला और मोहन से कहा कि वो सुबह जल्दी आ जाए। मोहन वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने जल्दी से गाड़ी घुमाई और वहां से निकल गया। गाड़ी की आवाज दूर होते ही वहां एक भयानक खामोशी छा गई। अब वहां सिर्फ विनय था और वो पुराना डाक बंगला। विनय ने अपनी टॉर्च जलाई और बरामदे की तरफ बढ़ा। लकड़ी का फर्श उसके बूटों के नीचे चरचरा रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। विनय के पास चाबियां थीं, लेकिन उसने देखा कि ताला खुला हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से यहां कोई चौकीदार नहीं था। उसने दरवाजा धकेला। एक लंबी और तीखी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। कमरे के बीच में एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी और उसके पास एक छोटी सी मेज। विनय ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। दीवारें ऊंची थीं और छत पर लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर लगे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद सफर की थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी उसे रसोई की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने पांव घसीटकर चल रहा हो। विनय ने जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस चलने की आवाज रुक गई। विनय हिम्मत करके रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक लालटेन जल रही है। कम रोशनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ था और कुछ बर्तन साफ कर रहा था। विनय थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस बुजुर्ग ने सर उठाकर देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें एकदम पथराली थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रघु हूं साहब, यहाँ का चौकीदार। विनय ने राहत की सांस ली और उसने सोचा शायद विभाग ने इसे भेजा होगा और उसे बताना भूल गए होंगे। विनय ने कहा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, खाना मिलेगा क्या? रघु ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। विनय अपने कमरे में वापस आ गया और कपड़े बदलकर लेट गया। कमरा बहुत ठंडा था। कुछ देर बाद रघु खाना लेकर आया। खाना साधारण था, दाल और रोटी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे मिट्टी की खुशबू हो। विनय को भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खा लिया। रघु वहां खड़ा उसे देखता रहा। उसकी नजरें विनय के चेहरे से हट नहीं रही थीं। विनय को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने पूछा, रघु, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? रघु ने खोखली आवाज में कहा, बहुत सालों से साहब, जब ये बंगला नया था तब से। विनय हंसा और बोला, ये बंगला तो 100 साल पुराना है, तुम्हारी उम्र तो उतनी नहीं लगती। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बर्तन उठाए और मुड़ने लगा। जाते जाते वो दरवाजे पर रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, साहब, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, और चाहे जो भी आवाज आए कमरे से बाहर मत निकलना। विनय ने पूछा, क्यों, यहाँ कोई जानवर है? रघु ने धीरे से कहा, जानवर होते तो डर नहीं था साहब। जंगल में जानवर से ज्यादा खतरनाक वो चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। इतना कहकर वो अंधेरे गलियारे में गायब हो गया।
विनय को रघु की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने सोचा कि गांव के लोग हैं, अंधविश्वास मानते होंगे। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और पुराने पलंग पर लेट गया। थकान की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे होंगे जब विनय की अचानक आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़कियां हिल रही थीं। लेकिन जिस वजह से उसकी नींद खुली थी वो हवा की आवाज नहीं थी। उसे कमरे के बाहर बरामदे में किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। छोटे छोटे कदम, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। थप थप थप। विनय बिस्तर पर उठकर बैठ गया। इस घने जंगल में बच्चा कहाँ से आएगा? आवाज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, फिर अचानक रुक गई। बिल्कुल खामोशी। फिर विनय के कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। थक थक थक। विनय का गला सूख गया। उसने रघु की बात याद की, दरवाजा मत खोलना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दस्तक फिर हुई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज। साथ में एक आवाज आई, एक बहुत ही मीठी और मासूम आवाज। विनय अंकल, दरवाजा खोलिए ना, मुझे ठंड लग रही है। विनय के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीचों बीच रात के 2 बजे कोई बच्चा उसका नाम कैसे जान सकता है? उसने अपनी टॉर्च उठाई पर जलाई नहीं, वो बस दरवाजे को घूरता रहा। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो आवाज बदल गई थी। अब वो किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक भारी मर्दाना आवाज थी। दरवाजा खोलो विनय, मैं रघु हूं। विनय समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। पहले बच्चा, अब रघु। उसने हिम्मत करके पूछा, रघु क्या बात है? बाहर से जवाब आया, साहब मैंने आपको मना किया था ना कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन अब आपको खोलना पड़ेगा, वो अंदर आ गए हैं। विनय ने पूछा, कौन अंदर आ गया है? कोई जवाब नहीं मिला। बस दरवाजे के हैंडल के हिलने की आवाज आने लगी। कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। हैंडल जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। खट 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 खट। पूरा दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। विनय बिस्तर से उठा और पीछे की तरफ हटने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने बैग में एक चाकू रखा था। वो बैग की तरफ लपका। जैसे ही वो झुका, उसे अपने पलंग के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने टॉर्च जलाई और पलंग के नीचे रोशनी डाली। वहां धूल में एक पुरानी डायरी पड़ी थी, लेकिन डायरी के साथ साथ वहां कुछ और भी था। जमीन पर, पलंग के ठीक नीचे ताजे खून के निशान थे, और वो निशान ऐसे थे जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। खून अभी गीला था। विनय का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर ये खून ताजा है तो इसका मतलब कमरे में उसके आने से पहले या उसके सोते वक्त कोई आया था। बाहर दरवाजे पर हलचल बढ़ती जा रही थी। अब सिर्फ हैंडल नहीं, बल्कि दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लग रहे थे, और उन धक्कों के साथ अजीब सी रोने और हंसने की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। विनय की सांसें तेज चल रही थीं। वो दरवाजे पर नजर गड़ाए खड़ा था। तभी उसके कमरे की खिड़की के कांच पर एक लंबे नाखून से खुरचने की आवाज आई। क्रीच। विनय ने डरते हुए खिड़की की तरफ टॉर्च घुमाई। कांच के उस पार अंधेरे में एक चेहरा चिपका हुआ था। वो रघु का चेहरा था, लेकिन रघु की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, और उसका मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ था, जैसे वो चीख रहा हो पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रघु खिड़की के बाहर हवा में लटका हुआ था, क्योंकि विनय का कमरा दूसरी मंजिल पर था और वहां कोई बैल्कनी नहीं थी। विनय दहशत से पीछे गिरा। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई और लुढ़कते हुए पलंग के नीचे चली गई। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में विनय को अपने कमरे के कोने से एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो अकेला नहीं था, कोई और भी कमरे के अंदर पहले से मौजूद था, जो अब तक अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने रघु की बात क्यों नहीं मानी? विनय का शरीर डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। उसके कान के पास जो फुसफुसाहट हुई थी वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और अंधेरे में ही जमीन पर पड़ी अपनी टॉर्च टटोली। उसकी उंगलियां ठंडी धातु से टकराईं। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी फेंकी जहां से आवाज आई थी। कमरे का वो कोना खाली था। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर गीली मिट्टी के हाथों के निशान थे, और वो निशान ताजे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गायब हुआ हो। विनय समझ गया कि अगर वो एक पल भी और इस कमरे में रुका तो शायद सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा जो थोड़ी देर पहले बाहर से खटखटाया जा रहा था, अब खुला हुआ था। वो कॉरिडोर में आया। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ मारी। नीचे हॉल में वही लालटेन जल रही थी जो उसने पहले रसोई में देखी थी। एक उम्मीद की किरण जागी। शायद रघु वहां हो, शायद वो उसे बचा ले। विनय तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके भागने से जोर जोर से चरचरा रही थीं। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि लालटेन हवा में लटक रही है, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। वो लालटेन अपने आप हवा में तैर रही थी। तभी रसोई से फिर वही आवाज आई।
बर्तन साफ करने की आवाज। विनय रसोई की तरफ लपका। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां रघु बैठा था, लेकिन वो बर्तन नहीं साफ कर रहा था, वो जमीन को खुरच रहा था। उसके नाखून लंबे और काले थे। विनय ने डरते हुए आवाज दी, रघु। रघु ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से 180 डिग्री घुमाई। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज आई। खट खट खट। अब उसका चेहरा विनय के सामने था। उसकी आंखें गायब थीं और मुंह से काला खून बह रहा था। रघु ने वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी जानवर जैसी गुर्राहट भरी थी। मैंने कहा था ना साहिब, कमरे से बाहर मत निकलना। विनय चीख कर पीछे हटा। उसका ध्यान पास रखी उस थाली पर गया जिसमें उसने खाना खाया था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वो दाल नहीं बल्कि कीचड़ और गंदे पानी का मिश्रण था, और वो रोटी जिसे वो खा चुका था वो सड़ी हुई सूखी पत्तियां थीं जिन पर कीड़े चल रहे थे। उल्टी का एक तेज उबाल विनय के गले तक आ गया। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ घंटों से वो इंसानों के बीच नहीं बल्कि पिशाचों के बीच था। अचानक पूरे बंगले में जोर जोर से हंसी गूंजने लगी, वही बच्चे की हंसी जो अब खौफनाक चीखों में बदल गई थी। रसोई का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। विनय ने आओ देखा न ताओ, वो मेन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मेन दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां अब सिर्फ एक प्लेन दीवार थी। वो फंस चुका था। रघु अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसका शरीर हवा में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, जैसे कोई कठापुतली हो। वो धीरे धीरे विनय की तरफ बढ़ रहा था। विनय की नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ी। कांच पुराना था और लकड़ी की फ्रेम सड़ी हुई थी। यही एक रास्ता था। बिना कुछ सोचे विनय ने पास पड़ी एक भारी पुरानी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारी। चन्न! कांच के टुकड़े बिखरे और ठंडी हवा अंदर आई। विनय ने बिना पीछे मुड़े छलांग लगा दी। वो सीधा बाहर झाड़ियों में गिरा। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ और चेहरा छिल गए, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वो उठा और जंगल की तरफ भागा। पीछे से बंगले के अंदर से अब गुस्से भरी चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला ही चीख रहा हो। जंगल का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। विनय अंधाधुंध भाग रहा था। कांटे उसके कपड़े फाड़ रहे थे, टहनियां उसके चेहरे पर लग रही थीं। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे भाग रहा है। कभी उसके कान के पास किसी की सांसें सुनाई देती, तो कभी किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे को छूकर निकल जाता। करीब आधे घंटे तक भागने के बाद विनय का पैर एक पेड़ की जड़ में अटका और वो बुरी तरह गिरा। उसका सर एक पत्थर से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले उसने देखा कि जंगल के पेड़ों के बीच से कई सारी परछाइयां निकलकर उसकी तरफ आ रही हैं। सुबह जब विनय की आंख खुली तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और पूरे शरीर में दर्द था। पास ही एक नर्स खड़ी थी। विनय हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। नर्स ने उसे शांत कराया और बताया कि सुबह जंगल के रास्ते से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बेहोश सड़क किनारे पड़ा देखा था। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर बयान लेने आया। विनय ने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया। डक बंगला, रघु, वो बच्चा और वो खाना। इंस्पेक्टर ने विनय की बात शांति से सुनी, फिर एक गहरी सांस ली और बोले, विनय जी, आप शायद सदमे में हैं। जिस काली पहाड़ी डक बंगले की आप बात कर रहे हैं वहां तो पिछले 30 सालों से कोई छत ही नहीं है। विनय हैरानी से इंस्पेक्टर को देखने लगा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने बताया कि 1990 में उस बंगले में आग लग गई थी। तब वहां का चौकीदार, जिसका नाम रघु था, पागल हो गया था। उसने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को वहां जला दिया। तब से वो जगह खंडहर है। वहां कोई दरवाजा, खिड़की या रसोई नहीं बची है। विनय ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैंने वहां खाना खाया है, मैंने वहां रात बिताई है। इंस्पेक्टर ने नर्स की तरफ इशारा किया। नर्स एक पॉलिथीन बैग लेकर आई। इंस्पेक्टर ने कहा, जब आप हमें मिले थे तो आपके पेट की सफाई करनी पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया कि आपने भारी मात्रा में गीली मिट्टी और कीड़े मकोड़े खाए हुए थे और आपकी जेब से ये मिला। इंस्पेक्टर ने बैग से एक जला हुआ आधा अधूरा फोटो निकाला। फोटो पुराना था, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें वही बुजुर्ग आदमी रघु एक कुर्सी के पीछे खड़ा था, लेकिन फोटो में रघु के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी जो विनय ने रात को देखी थी। फोटो के पीछे धुंधली स्याही से लिखा था, मेरा मेहमान। विनय उस फोटो को देखकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो समझ गया कि वो खंडहर में नहीं बल्कि रघु की बनाई हुई एक छलावा दुनिया में था। वो बच तो गया था, लेकिन अब वो जानता था कि जंगल में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद दिखते हैं पर असल में हमेशा खुले रहते हैं, नए शिकार के लिए। विनय आज भी उस रात को याद करके सो नहीं पाता। उसे आज भी लगता है कि अगर वो उस रात खिड़की से नहीं कूदता तो शायद आज भी वो उस जले हुए बंगले का एक हिस्सा बनकर रह जाता, हमेशा के लिए। चलिए,
अब बढ़ते हैं हमारी अगली और दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी है बलदेव नाम के एक मामूली आदमी की, जिसने मजबूरी में एक ऐसी नौकरी हाँ कर दी थी जिसके बारे में पूरा शहर जानता था कि वो मौत का दूसरा नाम है। बलदेव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बेटी की शादी करनी थी और कर्ज चढ़ा हुआ था। इसलिए जब उसे शहर के बाहर बनी सूरजपुर कॉटन मिल में रात की चौकीदारी की नौकरी मिली तो वो मना नहीं कर पाया। तनख्वाह आम नौकरियों से दोगुनी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तनख्वाह उसे काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालने के लिए दी जा रही है। सूरजपुर कॉटन मिल पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। कहते हैं वहां एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूर जलकर मर गए थे। तब से वो जगह वीरान थी। ऊंची ऊंची चिमनियां अब काली पड़ चुकी थीं और लोहे के बड़े बड़े गेट्स पर जंग लग चुका था। जिस दिन बलदेव वहां पहुंचा, शाम ढल रही थी। पुराना चौकीदार, जिसका नाम किशन था, वो अपना सामान बांधकर वहां से निकलने की जल्दी में था। किशन की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने चाबियां बलदेव के हाथ में थमाईं और बस एक बात कही, बलदेव भाई, एक सलाह देता हूं, रात को मिल के मेन हॉल में मत जाना, खासकर तीसरी मंजिल पर, जहां पुरानी बुनाई की मशीनें रखी हैं। चाहे कैसी भी आवाज आए, चाहे कोई तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे, अपनी कोठरी से बाहर मत निकलना। बलदेव ने हंसकर पूछा, क्यों, क्या चोर आते हैं वहां? किशन ने उसे घूर कर देखा और बोला, चोर आते तो मैं नौकरी छोड़कर नहीं भागता। वहां वो लोग आते हैं जो अपनी पाली पूरी करने आते हैं। इतना कहकर किशन वहां से चला गया। पाली का मतलब शिफ्ट होता है, ये बलदेव जानता था, लेकिन बंद मिल में कौन सी शिफ्ट? पहली रात शांति से गुजर गई। बलदेव अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा रेडियो सुनता रहा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजों के अलावा सब कुछ शांत था। उसे लगा कि किशन ने बस उसे डराने के लिए वो सब कहा था। लेकिन दूसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 12 बजे बलदेव की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। खटखट, खटखट, खटखट। ये आवाज किसी मशीन के चलने की थी। बलदेव कोठरी से बाहर निकला। मिल का मेन बिल्डिंग उसके सामने अंधेरे में एक विशाल राक्षस जैसा खड़ा था। आवाज उसी बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी, और जैसा किशन ने कहा था, ये आवाज तीसरी मंजिल से आ रही थी। बलदेव एक हिम्मत वाला आदमी था। उसने सोचा कि जरूर कोई चोर लोहा चुराने आया है और मशीन खोल रहा है। उसने अपना डंडा उठाया, टॉर्च जलाई और मेन बिल्डिंग के लोहे के गेट का ताला खोला। गेट खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में जले हुए कपड़े और तेल की तीखी बदबू थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चीखती थीं। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, ऊपर से आने वाली आवाज और तेज हो गई। खटखट, खटखट। अब उसके साथ साथ लोगों के बात करने की हल्की आवाजें भी आ रही थीं, जैसे वहां पूरा बाजार लगा हो। धागा लाओ, जल्दी करो, मशीन रुकनी नहीं चाहिए, सुपरवाइजर आ रहा है। बलदेव का गला सूखने लगा। बंद मिल में इतने लोग कहां से आ गए? वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा और उसने हॉल का दरवाजा धकेला, आवाजें अचानक बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा। बलदेव ने टॉर्च की रोशनी हॉल में घुमाई। वहां धूल की मोटी परत जमी थी। हजारों मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लंबी कतारों में पुरानी मशीनें खड़ी थीं जो सालों से हिली तक नहीं थीं। वहां कोई नहीं था। बलदेव ने राहत की सांस ली। शायद मेरा वहम था, वो बुड़बुड़ाया। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र मशीन नंबर 4 पर पड़ी। बाकी सारी मशीनें धूल से ढकी थीं, लेकिन मशीन नंबर 4 बिल्कुल साफ थी, चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी उसे तेल पिलाया हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस मशीन का बड़ा सा पहिया अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था। घुम घुम घुम। बलदेव की सांसें अटक गईं। उसने अपनी टॉर्च उस मशीन पर फोकस की। मशीन के पास जमीन पर धूल में नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान मशीन के पास से शुरू होकर अंधेरे कोने तक जा रहे थे। बलदेव ने हिम्मत करके उन निशानों का पीछा किया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कोने में पड़ी, उसने देखा कि वहां एक पुराना अटेंडेंस रजिस्टर यानी हाजिरी पंजी रखा है। किताब खुली हुई थी। बलदेव ने झुककर देखा। पन्ने पीले पड़ चुके थे। आखिरी एंट्री 20 साल पहले की थी, जिस दिन आग लगी थी। लेकिन जब उसने पेज के सबसे नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ताजी लाल स्याही से आज की तारीख डली हुई थी और नीचे नाम लिखा था बलदेव सिंह, चौकीदार। और उसके नाम के आगे आगमन का समय यानी टाइम इन लिखा था, 12 बजे। अभी वो ये देख ही रहा था कि अचानक मिल का वो भयानक सायरन बज उठा जो छुट्टी होने पर बजता था। हूं हूं हूं।
सायरन की आवाज इतनी तेज थी कि बलदेव ने अपने कान बंद कर लिए। पूरी बिल्डिंग हिलने लगी और तभी मशीन नंबर 4 पूरी रफ्तार से चलने लगी। खट 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 खट। सिर्फ मशीन नंबर 4 नहीं, हॉल की सारी मशीनें एक साथ चलने लगीं। अंधेरे में हजारों अदृश्य हाथ काम करने लगे। बलदेव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा था। एक आदमी, जला हुआ चेहरा, कपड़े आधे जले हुए। उसके हाथ में एक बड़ा सा रेंच था। उसने बलदेव की तरफ देखा और एक भयानक जली हुई आवाज में बोला, तुम लेट हो गए बलदेव, शिफ्ट शुरू हो चुकी है, अपनी मशीन पर जाओ। बलदेव चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं निकली। वो आदमी धीरे धीरे बलदेव की तरफ बढ़ने लगा। बलदेव पीछे हटा और एक मशीन से टकरा गया। उसने महसूस किया कि मशीन के पुर्जे गर्म हैं, जैसे वो सालों से चल रही हो। वो जला हुआ आदमी अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो पूरी तरह हड्डियों का ढांचा था, और बोला, हाजिरी लग गई है, अब काम तो करना पड़ेगा। उस जले हुए हाथ ने जैसे ही बलदेव की कलाई पकड़ी, उसे लगा जैसे किसी ने गरम लोहा उसकी चमड़ी पर रख दिया हो। एक तेज जलन और दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। बलदेव चीखा, लेकिन उसकी चीख मिलके उस भयानक शोर में दब कर रह गई। चारों तरफ मशीनें चलने की खटखट की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। बलदेव ने देखा कि हॉल के हर कोने से धुआं निकल रहा है। ये धुआं असली आग का नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का गुबार था जो वहां फंसी हुई थीं। हर मशीन के पीछे अब एक जला हुआ साया खड़ा था, और सबकी नजरें सिर्फ बलदेव पर थीं। वो जला हुआ सुपरवाइजर बलदेव को खींचता हुआ मशीन नंबर 4 की तरफ ले जाने लगा। मशीन का पहिया तेजी से घूम रहा था, एक भूखे जानवर की तरह। बलदेव समझ गया कि अगर वो उस मशीन के पास पहुंच गया तो उसका हश्र भी वही होगा जो इन लोगों का हुआ था। छोड़ मुझे, बलदेव ने पूरी ताकत लगाई। सुपरवाइजर ने हंसते हुए कहा, काम शुरू करो बलदेव, कोटा पूरा करना है। बलदेव ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ भारी डंडा पूरी ताकत से उस जले हुए सुपरवाइजर के सर पर दे मारा, लेकिन डंडा उसके सर से टकराने के बजाय उसके आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं का बना हो। हालांकि इस हमले से सुपरवाइजर की पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। बलदेव ने बिना एक पल गंवाए अपनी कलाई छुड़ाई और पीछे की तरफ भागा। उसकी कलाई पर 5 उंगलियों के निशान बुरी तरह जल चुके थे। वो दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजे पर आग की लपटें उठ रही थीं। ये आग असली नहीं थी, पर उसकी तपिश बिल्कुल असली महसूस हो रही थी। बलदेव के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और हे भगवान बोलते हुए उस आग के बीच में से दौड़ लगा दी। जैसे ही वो आग के पार हुआ, उसे लगा जैसे उसका शरीर झुलसा दिया गया हो, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे पीछे से हजारों पैरों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। पकड़ो उसे, भागने मत दो, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही बलदेव का पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। उसके घुटने और कोहनियां छिल गईं। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य हाथ उसे पकड़ने के लिए हवा में लपक रहे हैं। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ उठा और ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा। मेन गेट अभी भी खुला था, जैसा वो छोड़कर आया था, लेकिन गेट के बाहर निकलने से ठीक पहले एक भारी लोहे का पाइप ऊपर से गिरा और उसके ठीक आगे आकर जमीन पर टकराया। धड़ाम! अगर वो एक कदम आगे होता तो उसका सर कुचला जाता। बलदेव ने हिम्मत करके छलांग लगाई और मिल की बाउंड्री के बाहर कच्ची सड़क पर जा गिरा। जैसे ही वो मिल की हद से बाहर निकला, अचानक मिल के अंदर का शोर बंद हो गया। सन्नाटा, वही पुराना भयानक सन्नाटा। बलदेव ने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सूरजपुर कॉटन मिल अभी भी अंधेरे में शान से खड़ी थी। तीसरी मंजिल की खिड़की पर उसे वही जला हुआ सुपरवाइजर खड़ा दिखाई दिया। वो सुपरवाइजर अब कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपना हाथ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, कल फिर मिलेंगे। बलदेव वहां से उठा और बिना रुके अपने घर की तरफ भागा। वो पूरी रात नहीं सोया, बस अपनी जली हुई कलाई को देखता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बलदेव ने सबसे पहले मिल के मालिक को फोन किया और नौकरी छोड़ने की बात कही। मालिक ने कारण पूछा तो बलदेव ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई भी वहां 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। कई सालों बाद जब बलदेव की मौत हुई तो उसके परिवार वालों ने देखा कि उसकी कलाई पर वो जले हुए हाथ के निशान अभी भी वैसे ही थे जैसे उस रात बने थे। कहते हैं कि सूरजपुर कॉटन मिल आज भी वहां खड़ी है और आज भी पूर्णिमा की रात को वहां से मशीनें चलने की आवाज आती है, और जो कोई भी गलती से वहां चला जाता है उसका नाम उस खूनी रजिस्टर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये 2 खौफनाक और सच्ची कहानियां?
मैं उम्मीद करता हूं कि इन कहानियों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और रोमांचक हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरावना लगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची या डरावनी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। शायद अगली वीडियो में आपकी कहानी हमारी आवाज़ बने। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे से दूर रहें।